बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दौर की तारीख का ज़रा गहराई से मुतालिया किया जाए तो उस रूमी लड़की का ये अज़म अजीब नहीं लगता। उस दौर में कई ऐसे जंगी वाक़यात मिलते हैं जिनमें फ़ौज की क़यादत किसी औरत ने की और बड़े बड़े लश्करों के मुंह मोड़ दिए थे। रोमियो में फ़ौजी जज्बा मौजूद था और वो बिला शक व शुबा जंगजू भी थे। उनमें सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि उनकी क़यादत पर शहनशाहियत गालिब थी, जिसने अपनी फ़ौज को ये तासर दे रखा था कि वो बादशाह और जर्नैलों की ग़ुलाम हैं, या ये कि तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। इस फ़ौज में जहाद नाम का कोई जज्बा नहीं होता था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि यह फ़ौज लड़ती ही नहीं थी। रूमी तो फितरतन जंगजू थे और उनके पीछे शुजाअत और जंगजोई की बड़ी लंबी तारीख थी। यहाँ बात औरत की हो रही है। औरत ने मुतअद्दिद जंगों की क़यादत की है और कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये देखते हुए नौशी की बात अजीब नहीं लगती, लेकिन उसमें कमज़ोरी ये थी कि ये नौजवानी की उम्र में थी और उसकी सोचों पर जज्बातियत गालिब थी। दूसरी कमज़ोरी ये कि वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और बड़ी ही दिलकश लड़की थी और बदबुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वो इसके जज्बे से मुतासर होंगे या उसके हुसन से मुतासर होने में बहुत बड़ा ख़तरा छुपा हुआ था। मंगेतर ने देख लिया कि नौशी को ज़बरदस्ती पीछे नहीं ले जाया जा सकता और वो कोई इस्तदलाल कबूल करने पर आमादा नहीं हो रही। मंगेतर उसे तनहा नहीं छोड़ सकता था। वो अपने आप को आमादा कर ही नहीं सकता था कि इतनी हसीन और नौजवान लड़की को बदुओं के पास जाने दे। उसने उस उधेड़ उम्र बद्दू मुलाजम से पूछा कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। जो मुलाजम नौशी के साथ जा रहा था। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, मुलाजम ने डरे सहमे हुए गुलामाना लहजे में कहा। शहजादी के साथ आपने खुद बात करके देख लिया है। इन्होंने आपकी बात मानने की बजाय तलवार निकाल ली है। खुद ही सोचें कि मैं इनके साथ आने से किस तरह इनकार कर सकता था। मंगेतर ने मुलाजम को डांट कर कहा कि वह इसके सवाल का जवाब दे कि वो नौशी को कहाँ ले जा रहा है। हामून के पास, मुलाजम ने जवाब दिया। कौन है हामून? मंगेतर ने पूछा। इसे सब जादूगर कहते हैं, मुलाजम बद्दू ने जवाब दिया। वो जादूगर है या नहीं, मैं ये जानता हूँ कि उसके पास गैब का कोई इल्म है जिससे वो हर उस सवाल का जवाब दे देता है जिसका जवाब कहीं से भी नहीं मिल सकता। ख्वाह ये सवाल आने वाले वक़्त के मुतल्लिक ही हो, उसकी इस गैबी ताकत की वजह से तमाम बद्दू उसकी हर बात मानते हैं। हमारे सिर्फ मजहबी पेशवा हैं जो हामून को अच्छा नहीं समझते। कुछ सरदार ऐसे हैं जो हामून की बात मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मजहबी पेशवाओं का साथ देते हैं। मैं उन्हें हामून के पास ले जा रहा हूँ। ये अच्छा है कि आप भी आ गए हैं। आप साथ चलें और ख़ुद हामून के साथ बात करें। हामून क्या करेगा? मंगेतर ने पूछा। मैं ये बात शहजादी को पहले ही बता चुका हूँ, मुलाजम ने जवाब दिया। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि शहजादी का मतलब पूरा हो सकता है या नहीं। अगर ये बात बनने वाली ना हुई तो वो साफ बता देगा कि शहजादी यहीं से वापस चली जाए। मुझे उम्मीद है वो बात बना देगा, नौशी ने कहा। अगर उसके पास वाकई जादू है तो वो मेरा मतलब पूरा कर देगा। मंगेतर ने इस उधेड़ उम्र बद्दू मुलाजम से कुछ और सवाल जवाब किए तो उसे मुलाजम की बातें कुछ कच्ची कच्ची सी लगीं और महसूस किया कि यह शख्स तोहम परस्त है और नौशी को उस जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वो कोई शोबदाबाज हो। बदबू में कुछ ऐसे आदमी मौजूद थे जो दरअसल शोबदाबाज थे और लोग उन्हें खुदा के एलची समझते थे। मंगेतर ने नौशी को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि वो अपने कौमी जज्बे को यूं रुसवा ना करे और वापस चली जाए। नौशी उसके हाथ आ ही नहीं रही थी। मंगेतर ने एक बार फिर नौशी के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे पीछे को मोड़ने लगा। नौशी घोड़े से कूद गई और तलवार लहरा कर मंगेतर को ललकारा कि वो घोड़े से उतर आए। मंगेतर घोड़े से तो उतर आया, लेकिन तलवार ना निकाली। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो तलवार निकाल कर नौशी के मुकाबले में आ जाता। वो नौशी के करीब गया तो नौशी ने तलवार दाएं बाएं हवा में बड़ी जोर से मारकर उसकी नोक मंगेतर के सीने पर रख दी। तलवार निकालो, नौशी ने कहा। मुझसे दूर रहो। यह तलवार मेरे सीने में उतार दो, मंगेतर ने कहा। फिर जहाँ जी चाहे चली जाना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बदू मुलाजम उनके दरमियान आ गया। नौशी उसे डांटने और धमकाने लगी कि वो दरमियान से हट जाए, लेकिन वो हट नहीं रहा था। वो देख रहा था कि नौशी पर ऐसी कैफियत तारी है कि अपने मंगेतर के सीने में तलवार उतार ही देगी। नौशी मंगेतर को मुकाबले के लिए ललकार रही थी, लेकिन मंगेतर तलवार निजाम से निकाल ही नहीं रहा था। मुलाजम ने एक तरफ होकर नौशी की तलवार वाले हाथ की कलाई पकड़ ली। वो कलाई छुड़ाने लगी तो मंगेतर को
उस पर काबू पाने का मौका मिल गया। उसने पीछे होकर नौशी की कमर में बाजू डाले और उसे जकड़ दिया। नौशी आज़ाद होने को तड़पने लगी। छोड़ दो इसे, एक आवाज़ गरजी। तीनों बेहिस्सो हरकत हो गए और जहाँ थे वहीं रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधे होकर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। वो एक घोड़सवार था। काली दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी, उम्र में 30 साल के लगभग, और वो तनोमन दराज कद आदमी था। उसका लिबास ऐसा था जैसा बदबू के सरदार और सरकर्दा अफराद पहना करते थे। उसकी वजह यही थी कि देखने वाले पर असरअंदाज होते थे। उसकी शख्सियत नौशी और उसके मंगेतर पर कुछ ऐसी असरअंदाज हुई कि नौशी ने तलवार नीचे कर ली और उसे कुछ हैरत से देखने लगी। उसके मंगेतर पर भी ऐसा ही असर हुआ था। वो भी चुपचाप उस शख्स को देखने लगा। साफ पता चलता था कि उन दोनों पर इस शख्स का रोब तारी हो गया है। बद्दू बेचारा तो था ही मुलाजम, इसलिए वो अलग हट कर खड़ा हो गया। घोड़सवार उनके करीब आया और उनके इर्द गिर्द खामोशी से घूमा और उन्हें देखता रहा। आखिर उसने घोड़ा रोका और नौशी से पूछा कि वो कौन है। नौशी जैसे अचानक बेदार हो गई हो। उसने फहरिया लहजे में उसे बताया कि वो एक जर्नैल की बेटी है और उसका ताल्लुक हरकुल के शाही खानदान से है। ये मेरा मंगेतर है, नौशी ने जवाब दिया। ये फौज में ओहदेदार है और ये हमारा मुलाजम है। मुझे तुम्हारे मामलात में दखल देने का हक नहीं होना चाहिए, उस शख्स ने घोड़ा रोक कर कहा। लेकिन मैंने कुछ और देखा था। मैं इसलिए दखल दे रहा हूँ कि तुम लोग मेरे इलाके में हो और मेरा फ़र्ज़ है कि जो कोई मुसीबत में हो उसकी मदद करूँ। ऐ लड़की, तुम शाही ख़ानदान की लड़की हो या किसी गरीब आदमी की बेटी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम पर ये दोनों ज़बरदस्ती कर रहे थे। क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? हो सकता है तुम मेरी कुछ मदद कर सको, नौशी ने कहा। ये दोनों मुझ पर वैसी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे जो तुम समझ रहे हो। ये मुझे वापस अपने माँ बाप के पास ले जाना चाहते हैं। ये मेरे दुश्मन नहीं। पहले मेरी बात का जवाब दो, नौशी के मंगेतर ने उस आदमी से पूछा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें इस काबिल समझता हूँ कि तुम्हारी इज्जत करूँ। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ कि तुम इस लड़की की मदद के लिए रुक गए हो। क्या ये बेहतर ना होगा कि हम बैठकर और आराम से बात करें? उस आदमी ने कहा। ये तीनों और वो आदमी अपने घोड़े खुले छोड़कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मेरा नाम सैलिनोश है, उस अजनबी ने कहा। मैं असल मिस्री बद्दू हूँ और ईसाइयत मेरा मजहब है। मैं अपने कबीले का सरदार तो नहीं हूँ, लेकिन तमाम कबीलों के सरदार मेरी इज्जत इस तरह करते हैं जैसे मैं सब का सरदार हूँ। तुम किसके वफादार हो? नौशी ने पूछा। अपने बद्दुओं के या शाह रोम के? शाह रोम को मैं अपना बादशाह समझता हूँ, सैलिनोश ने जवाब दिया। ये ना समझना कि तुमने कहा है कि तुम शाही खानदान की लड़की हो तो मैंने तुम्हारे डर से अपनी वफादारी बताई है। मैं शाह रोम हरगुल का वफादार हूँ, उसकी ईसाइयत को मानता हूँ। मैं नहीं मानती, नौशी ने कहा। तुम शाह रोम के वफादार होते तो तुम्हारे कबीले के तमाम जवान आदमी शाह रोम की फ़ौज में होते। क्या तुम्हें मालूम है कि मुसलमानों ने औरीश के बाद फरमा पर भी कब्ज़ा कर लिया है? मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि फरमा की फ़ौज की कमान मेरे बाप के हाथ में थी। ये भी सुन लो कि मैं अपने बाप और अपने इस मंगेतर को बुज़दिल और भगोड़ा समझती हूँ। मैंने अपनी वफादारी की बात की है, सैलिनोश ने कहा। बदबू के कबाइल की अपनी अपनी सोच है। बहुत अरसा पहले उन्हें हुक्म दिया गया था कि फ़ौज में शामिल हो जाएं, लेकिन बदबू ने इनकार कर दिया। वो आज़ाद लोग हैं, किसी का हुक्म नहीं मानते। उन्हें तुम अपने रास्ते पर चलाना चाहोगी तो इस तरीके से बात करोगी जो उनके दिलों को अच्छी लगे। अगर उन्हें अपनी रियाया समझकर मवेशियों की तरह हाँकना चाहोगी तो वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे। क्या तुम्हें मालूम है, नौशी ने पूछा, कि 3,500-4 हज़ार बद्दू मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो गए हैं? मुझे मालूम है, सैलिनोश ने नौशी की बात काटते हुए कहा। पहले यह बताओ तुम कहना क्या चाहती हो, और यह बताओ कि तुम्हारा ये मंगेतर बात क्यों नहीं करता। ये भी बात करेगा, नौशी ने अपने मंगेतर के मुतालिक कहा। पहले मुझसे सुन लो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बदबू की एक फ़ौज बनाना चाहती हूँ। मेरा ये मुलाजम मुझे अपने साथ लाया है। ये उन्हीं बदबुओं के एक कबीले का फ़र्द है। ये मुझे एक जादूगर हामून के पास ले जा रहा है और कहता है कि बदू उसे मानते हैं। क्या इस मसले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं हामून को जानता हूँ, सैलिनोश ने कहा। कहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं इसलिए तुम्हारे साथ चलूँगा कि मेरी वफादारी रोमियों से है। नौशी ने सैलिनोश के साथ वो सारी बातें की जो वो अपने ख़ानदान के अफराद के साथ और फिर मंगेतर के साथ
اور بدو ملازم کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کس طرح اس ملازم کو ساتھ لے کر اپنے خاندان سے نظر بچا کر الگ ہوئی اور چھپتی چھپاتی اس طرف آ گئی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ منگیتر کس طرح اس کے پیچھے آیا اور یہاں آ کر اسے آن لیا۔ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، نوشی نے کہا۔ یہ بیچارہ تو میرا ملازم ہے، اس لیے میرا ساتھ دے رہا ہے، لیکن منگیتر مجھے واپس لے جانے آیا تھا۔ میں سلطنت روم کی آن پر اپنی محبت ہی نہیں، اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ تم سوچو، ملک شام ہم سے چھن گیا ہے اور مسلمان مصر کا دوسرا بڑا شہر بھی ہم سے لے چکے ہیں۔ ہم جب تک قومی جذبے کی شدت سے پاگل نہیں ہو جائیں گے، ان مسلمانوں کو جو دراصل عرب کے بدو ہیں پیچھے نہیں دھکیل سکیں گے۔ ان سے ہمیں ملک شام بھی لینا ہے۔ آفرین، سیلینوش نے کہا، تمہارے اس جذبے کی قدر صرف میں کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بدوؤں کی ایک فوج تیار ہو جائے گی، لیکن پہلے ہمون کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ میں پہلے زبردستی والی بات صاف کر دوں، نوشی نے کہا۔ میرے قومی جذبے کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں نے تلوار نکالی تھی، اور تم نہ آ جاتے تو میں منگیتر کو قتل کر دیتی یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ ان دونوں نے مجھ سے تلوار چھیننے کے لیے مجھے جکڑ لیا تھا اور تم آ گئے۔ دیکھ شہزادی، سیلینوش نے کہا، ان کا تم پر یہ جبر غلط نہیں تھا۔ جس کام کے لیے تم آئے ہو، یہ تم جیسی ایک لڑکی کے باس کی بات نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہارا حسن ایسا ہے کہ ہمارے کسی مذہبی پیشوا کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ قبیلوں کے سردار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں۔ اب تمہارا منگیتر بھی آ گیا ہے اور میں بھی آ گیا ہوں۔ میں جا تو کہیں اور رہا تھا، لیکن مجھ میں بھی وہ جذبہ ہے جو تمہیں پاگل کیے ہوئے ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کام دو ہیں، نوشی نے کہا۔ ایک یہ کہ ان بدوؤں کو رومی فوج میں لانا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ جو بدو مسلمانوں کے پاس چلے گئے ہیں انہیں مسلمانوں کے خلاف بد ظن کر کے واپس لانا ہے۔ یہ دوسرا کام آسان نہیں، سیلینوش نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کچھ آدمی وہاں بھیجنے پڑیں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے کردار سے بہت ہی متاثر ہیں۔ پھر یہ آدمی در پردہ ایسے حالات پیدا کر لیں گے جو بدوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بد ظن کریں گے۔ اس کے بعد سیلینوش نے ایسی دانش مندانہ باتیں کی کہ نوشی اور اس کا منگیتر اس سے پوری طرح متاثر ہو گئے، اور منگیتر نے نوشی کو واپس لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سیلینوش کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تم فوج میں عہدے دار ہو اور شاہی خاندان کے فرد بھی ہو، سیلینوش نے نوشی کے منگیتر سے کہا۔ تم وہ باتیں بھی جانتے ہوگے جو فوج کے بعض بڑے افسروں کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ عریش کے بعد مسلمانوں نے فرما جیسا شہر بھی فتح کر لیا ہے، جس کے متعلق اب تک یہی سنا جا رہا تھا کہ اس شہر کو کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پہاڑی پر آباد کیا گیا ہے اور اس کی ایک نہیں کئی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے، اور اگر 3,500 بدو ان سے جا ملے ہیں، پھر بھی رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی فوج رومی فوج کے سائے میں گم ہو جاتی ہے۔ اس شکست کی ایک وجہ ہے، منگیتر نے کہا۔ مکوکیز اور اتربون نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اور آگے آنے دیا جائے۔ اس سے یہ حملہ آور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ مصر کو فتح کر لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ نوشی کے منگیتر نے وہ تمام وجوہات تفصیل سے بیان کی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ رومی فوج کو ایک ذمہ داری یہ بھی سونپی گئی ہے کہ وہ قبطی عیسائیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ بغاوت کر دیں گے۔ اس طرح رومی فوج سارے ملک میں بکھر گئی ہے، جو ایک کمزوری ہے۔ اس سے آگے بلبیس ایک اور بڑا شہر ہے، سیلینوش نے کہا۔ کیا اس شہر کا دفاع بھی کمزور رکھا جائے گا تاکہ مسلمان اور آگے آ جائیں؟ شاید نہیں، منگیتر نے جواب دیا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، بلبیس مسلمانوں کے لیے ایک پھندا ہوگا جس میں وہ آ کر نہیں نکل سکیں گے۔ وہاں مکوکیس یا اتربون فوج کی قیادت سنبھالے گا۔ مسلمانوں کو پیچھے سے کمک نہیں مل رہی، وجہ معلوم نہیں۔ ہم مدینہ تک اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں جو وہاں کی کمزوریاں بھی بتائیں گے۔ نوشی کا منگیتر سیلینوش سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ گہرے راز کی فوجی باتیں بھی اسے بتا دیں۔ سیلینوش کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جنگی اور سپاہی امور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر سیلینوش نے انہیں کہا کہ چلو اب ہمون کے پاس چلتے ہیں۔ اب انہیں بدو ملازم کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ہمون کا ٹھکانہ صحیح طور پر اسے ہی معلوم تھا۔
हामून के ठिकाने तक पहुंचते शाम हो गई। वह बड़े जानवरों की खालों का बना हुआ खैमा था, जो आम किस्म के खैमों से 2 गुना कुशादा था। खैमे के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। उसका रंग गहरा सांवला था, आंखें लाल सुर्ख और दांत जर्दी माइल थे। उसके चेहरे पर कराहत और नहूसत का तासुर था, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। उसके सर के बाल शानों तक आए हुए थे और उसने सर पर बड़ा ही मैला और बद रंग सा कपड़ा बांध रखा था। 2 आदमी उसके पाँव में बैठे उसकी टांगें दबा रहे थे। ये था वो शख्स हामून, जो उन बदबुओं का पीर और मुर्शद बना हुआ था। सैलिनोश, नौशी उसका मंगेतर और बद्दू मुलाजम उसके सामने गए और रुक गए। बद्दू मुलाजम ने झुककर उसे सलाम किया। हामून ने उन्हें इस तरह देखा जैसे वो खुद नहीं, बल्कि ये चारों हकीर और काबिल नफरत इंसान हों। ऐ हामून, सेलिनोश ने कहा, मैं तेरे लिए मेहमान लाया हूँ। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि ये शाही खानदान के लोग हैं। ये लड़की शहजादी है और ये इसका मंगेतर है, और ये फौज में ओहदेदार है, और ये शख्स इसका मुलाजम है। हामून ने हाथ से इशारा किया, जो ये था कि ज़मीन पर बैठ जाओ। उसके अंदाज में शाही खानदान का ज़रा सा भी एहतराम मालूम नहीं था। चारों ज़मीन पर बैठ गए। कोई बादशाह हो या भिखारी, यहाँ आकर सब एक होते हैं। हामून ने झूमती हुई आवाज़ से कहा, हरकुल बादशाह है, लेकिन रोमी बादशाही का रस सहराओं की रेत ने चूस लिया है। कहाँ है हरकुल? उसने अपनी शहजादी को क्यों भेजा है? हमसे पूछ हामून, सेलिनोश ने कहा। हम यही मालूम करने आए हैं कि रूमी बादशाही को रेत के ज़रूर ने चूस लिया है, और बाकी जो रह गई है, क्या वो नील के दरिया में डूब तो ना चली जाएगी? रेत की आंधी जो अरब से उठी है, वो नील तक पहुंच रही है, हामून ने कहा। हरकुल बजंतिया में बैठा हुक्म चला रहा है। मकोकीस और इतरबोन इस्कंदरिया में बैठे अपनी तबाही का तमाशा देख रहे हैं। फिर उसकी आंधी को कौन रोकेगा? तू रोकेगा हामून, सेलिनोश ने कहा। हम तेरे पास ही फरियाद लेकर आए हैं। जो बात तूने कही है कि सब दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं, यही बात इस शहजादी के दिल में है और उसके दिल को जला रही है। ये अपनी एक फौज बनाना चाहती है, जिसमें इस इलाके के बद्दू शामिल होंगे। जरा गैब के पर्दों के पीछे झांक और बता कि इसमें इस शहजादी को कामयाबी होगी या नहीं, या सुल्तनत रोम के लिए इन स्याह पर्दों के पीछे क्या है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, हामून ने मखमूर सी आवाज में कहा। कभी तो मेरा हाल ऐसा हो जाता है कि कुछ जानना चाहता हूँ तो कुछ सुराग नहीं मिलता। जमीन भी चुप और आसमान भी चुप रहता है। बाज पर्दे सफ़ेद होते हैं, उठाओ तो उनके पीछे सारी फिजा और हर चीज़ स्याह काली होती है, और बाज पर्दे स्याह काले होते हैं, हटाओ तो उनके पीछे सब के दूध जैसे सफ़ेद उजाले नजर आते हैं। अंदर चलो। खामून उठा और खैमे के अंदर चला गया। सैलिनोश, नौशी और उसका मंगेतर भी उसके पीछे खैमे में चले गए, और सब के बाद बद्दू मुलाजम भी झुका झुका सा खैमे में गया और अपने आकाओं के पीछे ज़मीन पर बैठ गया। उन चारों ने खैमे में निगाहें दौड़ाईं तो उन्हें यूं लगा जैसे किसी बड़े ही पुरअसरार और डरावने माहौल में आ गए हों, जिसका इस ज़मीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तासर यह पैदा होता था जैसे ये खामा ना ज़मीन पर है और ना आसमान पर, बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फैले हुए खला में मुअल्लक है, और ये उन जैसे इंसानों का ठिकाना नहीं। ये हामून की दुनिया थी। खैमे में 5-6 खुश्क इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। खैमे के कुछ हिस्से में हामून ने ज़मीन पर गद्दा रखकर अपने बैठने की जगह बना रखी थी। 2 इंसानी खोपड़ियां और बाजुओं की 3-4 हड्डियां भी वहां रखी थीं, और कुछ और सामान भी था। सबसे ज्यादा खौफनाक चीज एक स्याह काला नाग था, जो खुली हुई टोकरी से बाहर निकल रहा था। हामून अपनी जगह बैठ गया। टोकरी से निकलता हुआ नाग उसकी गोद में से गुजरने लगा, लेकिन आगे जाने की बजाय उसने फन फैला दिया और उसकी गोद में झूमने लगा। हामून के दाईं तरफ एक काला पर्दा लटक रहा था। हामून ने यह पर्दा एक छड़ी से धकेल कर हटाया, और उसके पीछे से जो चीज बरामद हुई वो देखकर नौशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई।